हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है क्लैरिटी इन लॉ में। और आज से हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ के अंदर हम बीएनएस के जितने भी कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं उन सभी को काफ़ी इजी लैंग्वेज में और काफ़ी डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ समझेंगे। और आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है मेंस रिया एंड एक्ट्रेस रियस। आप लोगों ने इन दोनों टर्म्स के बारे में कहीं ना कहीं सुन रखा होगा, लेकिन आज हम इन्हें काफ़ी डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ और काफ़ी आसान शब्दों में समझेंगे। अब इससे पहले हम सीधे ही मेंस रिया और एक्ट्रेस रियस की तरफ बढ़े, क्यों ना हम पहले कुछ फाउंडेशनल टॉपिक्स को कवर कर लें। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लॉ का बिहेवियर जो होता है हम उन्हें दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है प्रिस्क्रिप्टिव लॉ और एक होता है प्रोस्क्रिप्टिव लॉ। अब प्रिस्क्रिप्टिव लॉ नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि ये किसी चीज़ को प्रिस्क्राइब करता है, साथ ही साथ उसी चीज़ को रेगुलेट करता है और इंश्योर करता है कि उसी चीज़ की कंप्लाइंस हो, यानी कि पालना हो। अब अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो आपने देखा होगा कि जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं वो ये प्रिस्क्राइब करते हैं, साथ ही साथ रेगुलेट भी करते हैं कि आप बाइक चलाते हुए हेलमेट पहने, राइट। और वो इंश्योर भी करते हैं कि उसी चीज़ की कंप्लाइंस भी हो रही है, और अगर आप उनकी कंप्लाइंस नहीं करते हो तो वो आपके ऊपर कुछ लाइटर पेनल्टीज इंपोज कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रिस्क्रिप्टिव लॉज होते हैं उनका मेन काम होता है कुछ प्रिस्क्राइब करना, ना कि पनिशमेंट देना। हालांकि अगर आप जो भी वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उन चीज़ों की कंप्लाइंस नहीं करते हैं तब वो आपके ऊपर कुछ लाइटर पेनल्टीज इंपोज कर सकते हैं, बट मेनली उनका काम क्या होता है? प्रिस्क्राइब करना और साथ ही साथ इंश्योर करना कि उन्हीं चीज़ों की कंप्लाइंस भी हो रही है। अब हम दूसरे नेचर की ओर बढ़ते हैं जो कि है प्रोस्क्रिप्टिव लॉ। अब प्रोस्क्रिप्टिव लॉ क्या करते हैं? ये प्रिस्क्राइब करने के साथ साथ पनिशमेंट भी बताते हैं। जो प्रिस्क्रिप्टिव लॉज थे वो तो सिर्फ प्रिस्क्राइब कर रहे थे, और अगर आप उनकी कंप्लाइंस ना करो जो वो चीज़ें प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो आपको पेनल्टीज इंपोज कर देते हैं। बट जो प्रोस्क्रिप्टिव लॉ हैं ये प्रिस्क्राइब तो करते ही हैं, साथ साथ में पनिशमेंट भी बता देते हैं। ये थोड़े स्ट्रिक्टर होते हैं प्रिस्क्रिप्टिव लॉज के बजाय, ये थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्टर होते हैं और ये कुछ एक्शंस को फॉरबिड कर देते हैं, यानी कि उन पे रोक लगा देते हैं। इनकी जो ग्रेविटी होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए मोस्टली जितने भी क्रिमिनल लॉज होते हैं वो सारे के सारे इसी कैटेगरी में फॉल आउट करते हैं। इसी वजह से हमारा जो बीएनएस है वो लार्जली इसी कैटेगरी में आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोस्क्रिप्टिव लॉज होते हैं वो क्राइम को डिफाइन करते हैं। किस तरीके से? कुछ सर्टेन एक्शंस को फॉरबिड करके और उनकी पनिशमेंट को स्पेसिफाई करके। तो यहीं से ही हम क्राइम का मतलब समझ सकते हैं कि ऐसे एक्शंस जो कि प्रोस्क्रिप्टिव लॉज के द्वारा फॉरबिडन है और उनकी पनिशमेंट भी स्पेसिफाइड है। और इसी बात को थोड़ी अलग तरीके से कहा था मशहूर फेमस जूरिस्ट स्टीफन ने। उन्होंने कहा था कि अ क्राइम इज एन एक्ट विच इज़ बोथ फॉरबिडन बाय लॉ एंड एट द सेम टाइम रिवॉल्टिंग टू द मोरल सेंटिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। इसका मतलब क्राइम वो होता है जो लॉ के द्वारा फॉरबिडन तो है ही, जिसके ऊपर लॉ के द्वारा रोक तो लगाई गई है, लेकिन साथ ही साथ वो जो हमारा समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, उसकी जो मॉरल सेंटिमेंट्स है, जो नैतिक मूल्य हैं, उनके भी खिलाफ है। तो क्या ये डेफिनेशन आज भी उतनी ही रेलेवेंट है? क्योंकि इस डेफिनेशन में ये बोला जा रहा है कि जो क्राइम है वो फॉरबिडन बाय लॉ तो होता ही है, साथ ही साथ इमोरल भी होता है। तो आइए इसी टॉपिक को थोड़ा और डीप में देखते हैं। तो देखिए, आज के टाइम पे ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई चीज़ क्राइम है तो वो साथ ही साथ इमोरल भी होगी। इज़ एवरी इमोरल थिंग अ क्राइम? सो देयर इज़ नो कंप्लीट ओवरलैपिंग। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही कोई इमोरल चीज़ होगी वो क्राइम होगी। आपके सामने 3 कैटेगरीज के अंदर इन चीज़ों को बांटा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि मोरल तो हैं लेकिन वो स्टिल इलीगल होती हैं। जैसे कि किसी खाने की चोरी करना ताकि आप किसी गरीब व्यक्ति को, नीडी व्यक्ति को, भूखे व्यक्ति को वो खिला सको। अब ये चीज़ तो काफ़ी मोरल है सोसाइटी के हिसाब से, लेकिन स्टिल ये क्राइम है। एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, एक्टिव इथेनेशिया। इथेनेशिया मतलब होता है इच्छा मृत्यु। जब कोई व्यक्ति खुद से अपनी मृत्यु की मांग करने लग जाए, जब कोई व्यक्ति चाहे कि अब वो मरना चाहता है। लेकिन फिलहाल इंडिया के अंदर जो एक्टिव इथेनेशिया है वो लीगल नहीं है। फिलहाल इंडिया के अंदर पैसिव इथेनेशिया लीगल है। तो हो सकता है कि एक्टिव यूथनेशिया मोरल तो काफ़ी हो, लेकिन स्टिल वो एक क्राइम है। दूसरी कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें इमोरल तो हैं लेकिन वो क्राइम नहीं है। जैसे कि अबॉर्शन हो गया, डेथ पेनल्टी हो गया, या फिर किसी डूबते हुए व्यक्ति को ना बचाना। अब ये चीज़ें इमोरल तो काफ़ी हैं लेकिन स्टिल ये कोई क्राइम नहीं है। और तीसरी कैटेगरी में आप देख सकते हैं ऐसी चीज़ें जो कि इमोरल तो हैं ही, साथ ही साथ क्राइम भी हैं। जैसे कि मर्डर हो गया, रेप हो गया, और बाकी के लगभग जितने भी ऑफेंसेस हैं वो इसी कैटेगरी में फॉल आउट करते हैं। तो जैसा कि हमने शुरुआत में जाना था कि जो प्रोस्क्रिप्टिव लॉज होते हैं वो फॉरबिडन एक्ट्स तो बताते ही हैं, साथ ही साथ उनकी पनिशमेंट भी बताते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक और फाउंडेशनल कंसेप्ट हम समझ लेते हैं।
और वो कंसेप्ट है कल्पेबिलिटी और लाइबिलिटी का। तो हमारा जो बीएनएस है वो दो क्रूशियल पॉइंट्स के बारे में बात करता है, एक होता है कल्पेबिलिटी और एक होता है लाइबिलिटी। कौन कौन से एक्ट्स पनिशेबल होंगे या कौन कौन से एक्ट्स फॉरबिडन बाय लॉ है, ये होता है कल्पेबिलिटी, और उनकी कितनी पनिशमेंट्स होंगी ये होता है लाइबिलिटी। तो इसी के साथ हमने क्राइम के पूरे कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया है। अब बारी है क्राइम के एलिमेंट्स को जानने की। तो मेनली तो क्राइम के दो ही एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है एक्टस रियस, एक होता है मेंस रिया। लेकिन हमारे लिए एक तीसरी चीज़ भी समझनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि होता है कॉजैलिटी लिंक। तो आइए एक एक करके इन चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। एक्टस रियस, ये जो टर्म है ना, ये एक लैटिन टर्म है, जिसके अंदर जो एक्टस वर्ड है उसका मतलब होता है एक्ट, या फिर कहीं कहीं जगह पे आप ये भी पाएंगे कि एक्ट के बजाय हम उनके कॉन्सिक्वेंसेस को देख रहे हैं, तो एक्ट या फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस। और रियस का मतलब होता है पनिशेबल बाय लॉ। तो कंप्लीट डेफिनेशन क्या हुई? एक्टस रियस इज द एक्ट और द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट विच इज डिक्लेयर टू बी पनिशेबल बाय लॉ। अब जैसे कि मैंने बताया कि कहीं कहीं जगह पे हम एक्ट को देखेंगे, लेकिन कहीं कहीं जगह पे हम एक्ट के बजाय उसके कॉन्सिक्वेंसेज को देखेंगे। तो आइए इसी बात को हम एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। अब फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि कोई ए नाम का व्यक्ति है, वो बी नाम के व्यक्ति के फ़ोन को चुरा लेता है। अब यहाँ पे चुराना क्या हो गया? एक्ट करना हो गया। लेकिन किसी वजह से वो उस फ़ोन को लेके नहीं जा पाता अपने साथ, वो उस फ़ोन को वहीं छोड़ जाता है। तो क्या ये थेफ्ट हुआ? क्या ये थेफ्ट का ऑफेंस हुआ? तो बिल्कुल हुआ, क्योंकि सेक्शन 303 बात करता है थेफ्ट के बारे में, और वो बताता है कि अगर किसी पर्सन के पास किसी मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन है और आप डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ में उसके पोजेशन से वो चीज़ ले लो बिना उसकी कंसेंट के, तो वो थेफ्ट का ऑफेंस हो गया। तो इस एग्जाम्पल में ए ने बी के फ़ोन को उसके पोजेशन से ले लिया है बिना बी की कंसेंट के। अब भले ही ए उस फ़ोन को अपने साथ लेके ना जा पाया हो, स्टिल उसने थेफ्ट का ऑफेंस कमिट किया है। तो इस एग्जाम्पल में एक्टस रियस क्या हो गया? हमारा एक्ट हो गया। जो ए ने बी के फ़ोन को चुराया वो एक्ट हो गया। आइए अब दूसरे एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। ए जो है वो बी को शूट कर देता है, यहाँ पे शूट करना क्या हुआ? एक्ट हो गया। और उसी के कॉन्सिक्वेंस में जो बी है वो मर जाता है, तो यहाँ पे उसका मरना क्या हुआ? कॉन्सिक्वेंस हो गया। और इसी तरीके से ये मर्डर का ऑफेंस हो गया। लेकिन इसी एग्जाम्पल के केस 2 में अगर हम देखें, तो अगर ए बी को शूट करता है और बी मरता नहीं है, सर्वाइव कर जाता है, तो ये मर्डर का ऑफेंस नहीं होगा। तो इस एग्जाम्पल में मर्डर का ऑफेंस होना या ना होना ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? एक्ट के कॉन्सिक्वेंस पे। ए ने बी को शूट किया, ये जो एक्ट है सिर्फ ये एक एक्ट नहीं बता सकता कि मर्डर हुआ है या फिर नहीं हुआ है। जो बी है उसका मरना या फिर उसका सरवाइव करना, ये जो कॉन्सिक्वेंस है ये बताएगा कि मर्डर हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो इस एग्जाम्पल में हमारा जो एक्टस रियस है वो क्या है? वो एक्ट नहीं है बल्कि उसका कॉन्सिक्वेंस है। अब इसी बात को और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हमें समझना होगा कॉजैलिटी लिंक को। तो जैसे कि हमने बात की कि एक्टस रियस कभी कभी तो एक्ट होगा, लेकिन कभी कभी उसका कॉन्सिक्वेंस भी हो जाएगा। जैसे थेफ्ट के केस में एक्टस रियस एक्ट था और मर्डर के केस में एक्टस रियस उसका कॉन्सिक्वेंस था। तो जब कभी भी एक्टस रियस एक्ट ना होके उसका कॉन्सिक्वेंस होगा, तब हमें ये लिंक प्रूव करना पड़ेगा कि जो एक्ट हुआ है उसी के रिजल्ट से वो कॉन्सिक्वेंस है वो आया है। तो बेसिकली एक क्लियर लिंक होना चाहिए अक्यूज्ड का जो कंडक्ट है, जो उसका एक्ट है उसमें, और जो उसका कॉन्सिक्वेंस है जो एक्टस रियस हम जिसे बता रहे हैं उसमें। और बिना उस लिंक के आप अक्यूज को उस ऑफेंस के लिए लाइबल नहीं ठहरा सकते, और इसी लिंक को हम कहते हैं कॉजैलिटी लिंक। आइए इसी चीज़ को एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। देखिए, ए नाम का कोई व्यक्ति है, वो बी नाम के किसी व्यक्ति को जहर दे देता है, तो उसका जहर देना तो हो गया एक्ट, और उस बी का मरना हो गया उसका कॉन्सिक्वेंस। लेकिन जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि मर्डर के केसेस के अंदर एक्टस रियस एक्ट नहीं होता बल्कि उसका कॉन्सिक्वेंस होता है। और जब जब एक्टस रियस एक्ट ना होके उसका कॉन्सिक्वेंस होगा, तब हमें कॉजैलिटी लिंक प्रूव करना पड़ेगा। तो इसी एग्जाम्पल में अगर बी की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो ये दिखा देती है कि हाँ, बी उसी जहर के कारण मरा है जो जहर उसे ए ने दिया था, तो कॉजैलिटी लिंक प्रूव हो जाएगा और ये मर्डर का ऑफेंस हो जाएगा। लेकिन अगर बी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया गया कि बी अगर मरा है ना तो वो हार्ट अटैक से मरा है, जहर से नहीं मरा, तो कॉजैलिटी लिंक फेल हो जाएगा, वो प्रूव नहीं हो पाया और ये मर्डर का ऑफेंस नहीं होगा। तो इसी के साथ आपने कॉजैलिटी लिंक को काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। अब इसी के हम कुछ पार्ट्स देखेंगे। तो जो कॉजेज होते हैं उन्हें हम मेनली दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है मेन कॉज और एक होता है इनिशियल कॉज। मेन कॉज को हम कहते हैं कॉजा कॉजन्स और इनिशियल कॉज को हम कहते हैं कॉजा सिने क्वो नन।
मेन कॉज का मतलब हो गया वही इमीडिएट कॉज या वो मेन कॉज जिसकी वजह से जो एक्टस रियस है वो हुआ है, मतलब जो कॉन्सिक्वेंस है वो हुआ है। और इनिशियल कॉज का मतलब हो गया वो कॉज जिसने पूरे ट्रांजैक्शन को इनिशिएट किया है, उसकी शुरुआत की है। लेकिन कभी कभी ये दोनों सेम कॉज भी हो सकते हैं। आइए इन दोनों को भी एक एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। अब एग्जाम्पल फर्स्ट में ए नाम का कोई व्यक्ति है जो कि बी नाम के किसी व्यक्ति के हाथ पे एक स्लाइड सा कट लगा देता है। और अब जो बी नाम का व्यक्ति है वो एक एम्बुलेंस को बुलाता है। अब हम सपोज करते हैं कि एम्बुलेंस का जो ड्राइवर है उसका नाम है डी। डी जब बी को अपनी एम्बुलेंस में बिठा के ले जा ही रहा होता है, उसी टाइम पे डी का रैश ड्राइविंग करने के कारण जो एम्बुलेंस है वो पलट जाती है, मतलब टॉपल हो जाती है, और जो बी है वो मर जाता है। अब यहाँ बी के मरने के पीछे दो लोगों का हाथ है, एक तो ए हो गया और एक डी हो गया। लेकिन किसका कितना हाथ है वो अब हम देखेंगे। जो ए है उसने क्या किया है, उसने किया है कॉजा सिन कुओनन, मतलब उसने तो एक स्लाइड सा कट मारा था ना, उसने तो उस ट्रांजैक्शन को इनिशिएट किया है, उस ट्रांजैक्शन की शुरुआत की है। लेकिन जो डी है जिसने रैश ड्राइविंग की थी, उसकी वजह से जो एम्बुलेंस है वो पलट गई और जो बी है वो मर गया। तो यहाँ पे डी ने क्या किया, कॉजा कॉजन्स, मतलब उसने मेन कॉज किया है, उसके ऊपर लाइबिलिटी आएगी मर्डर की। और जो ए है उसने किया है कॉजा सिन कुओनन, उसके ऊपर लाइबिलिटी आएगी सिर्फ स्लाइट कट की। अब हम अगर सेकंड एग्जांपल देखें तो इस एग्जांपल के अंदर ए ने बी को उसकी चेस्ट के ऊपर शूट कर दिया है। अब जो एम्बुलेंस है वो आती है और उसका जो ड्राइवर है डी, वो बी को एम्बुलेंस में डाल के उसे हॉस्पिटल की ओर ले जा रहा होता है। लेकिन रैश ड्राइविंग की वजह से वो एम्बुलेंस है वो पलट जाती है। अब यहाँ पे किसकी क्या लाइबिलिटी हुई वो देखने वाली बात है। यहाँ पे ए ने किया है कॉजा कॉजन्स, मतलब इस बार जो मर्डर की लाइबिलिटी है वो ए के ऊपर आएगी। और डी ने किया है कॉजा सिन कुओनन, मतलब डी के ऊपर सिर्फ रैश ड्राइविंग की लाइबिलिटी आएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इस बार ए ने जो मेन एक्ट है, जो मेन कॉज है जिसकी वजह से बी मरा है, जो कॉन्सिक्वेंस है जिसकी वजह से बी मरा है, वो किया है, और डी ने सिर्फ रैश ड्राइविंग की है। इसी चीज़ को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर एग्जाम्पल फर्स्ट में बी वहाँ पे ऑन द स्पॉट जहाँ पे क्राइम हुआ है वहाँ पे खड़ा भी रहता तो भी मरता तो नहीं, क्योंकि उसके हाथ पे एक स्लाइड सा कट लगा था। लेकिन सेकंड एग्जाम्पल में अगर उसकी चेस्ट पे ए ने शूट कर दिया है, स्टिल अगर बी वहाँ पे खड़ा रहता क्राइम स्पॉट के ऊपर तो भी वो मर जाता। अगर एम्बुलेंस पलटती या नहीं पलटती, मरना तो उसे था ही पहले भी, अगर वो वहाँ पे खड़ा रहता। तो मेन कॉज सेकंड एग्जाम्पल में किसने किया है, ए ने किया है। लेकिन फर्स्ट एग्जाम्पल में मेन कॉज किसने किया है, डी ने किया है। तो इसी के साथ हमने पूरे एक्टस रियस के कंसेप्ट को और उसके साथ में जो कॉजैलिटी लिंक है उसके कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, जो कि है मेंस रिया। अब एक्टस रियस की तरह मेंस रिया भी जो टर्म है वो एक लैटिन टर्म है जिसका लिटरल मीनिंग होता है गिल्टी माइंड। और गिल्टी माइंड भी जो कि प्रेजेंट है एट द टाइम ऑफ द एक्ट, मतलब एक्टस रियस करते टाइम जो गिल्टी माइंड है उसे हम मेंस रिया कहेंगे। आइए अब मेंस रिया के हम कुछ अलग अलग कॉन्टेक्स्ट को देख लेते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेंस रिया का नेचर कैसा है, ऐसा स्टेट ऑफ माइंड जो कि अकम्पनी कर रहा है उस एक्ट को जिसकी वजह से जो पनिशेबल कॉन्सिक्वेंस है वो हुआ है। जैसे कि ए का बी को चेस्ट पे शूट करना उसे मारने के इरादे से, तो वो जो उसका इरादा है, वो जो उसका इंटेंशन है वो मेंस रिया है। या फिर ए का डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ में बी का फ़ोन चुराना, तो वो जो डिसऑनेस्ट इंटेंशन है वो मेंस रिया है। अब देखिए इंडिया में जो मेंस रिया का कंसेप्ट है वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, मतलब हर एक ऑफेंस में उसका अलग मेंटल एलिमेंट बताया जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि हर ऑफेंस में आप इंटेंशन को ही मेंटल एलिमेंट मानेंगे या हर एक ऑफेंस में आप सिर्फ नॉलेज को ही मेंटल एलिमेंट मानेंगे। हर ऑफेंस का अपना अलग मेंटल एलिमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल BNS का सेक्शन जो 100 है वो कल्पेबल होमिसाइड की बात करता है और उसके अंदर दो तरीके की मेंस रिया की बात की गई है, इंटेंशन टू कॉज डेथ या फिर इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी। तो ये तो हो गए इंटेंशन के एग्जाम्पल। या फिर नॉलेज दैट सच एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ, ये हो गया नॉलेज का एग्जाम्पल। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक ऑफेंस का अपना एक अलग मेंटल एलिमेंट होता है। अब आपके सामने स्क्रीन पे मेंस रिया के कुछ फॉर्म्स भी हैं, जैसे कि इंटेंशन हो गया, नॉलेज हो गया या फिर रीज़न टू बिलीव हो गया। और जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, BNS के अंदर जो मेंस रिया जो वर्ड है, ये जो टर्म है, ये यूज़ नहीं की गई है। उसकी जगह पे वहाँ पे हर एक सेक्शन में एक अलग मेंटल एलिमेंट बता दिया गया है। और जो मेंस रिया होता है वो किसी ना किसी एक्ट या फिर उसके कॉन्सिक्वेंस के साथ हमेशा टाइड होगा। अपने आप में कोई जनरली मेंस रिया नहीं होता, क्योंकि आप सोच के देखिए, कोई व्यक्ति अगर किसी तरीके का गिल्टी माइंड रख रहा है, भले ही वो इंटेंशन हो, नॉलेज हो, तो वो किसी एक्ट को करने का ही तो होगा ना। तो मेंस रिया हमेशा किसी एक्ट से या फिर उसके कॉन्सिक्वेंस से टाइड रहेगा।
जनरली मेंस रिया उनके बिना कुछ नहीं होता। अब आपने नोटिस किया होगा कि मेंस रिया जो ये टर्म है इसके अंदर रिया यूज़ किया गया है और एक्टिस रियस जो टर्म है इसके अंदर रियस यूज़ किया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि लैटिन भाषा के अंदर ये जो वर्ड है रिया, इसका मतलब होता है पनिशेबल बाय लॉ, और ये एक प्लूरल वर्ड है। क्योंकि जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बात भी की थी कि मेंस रिया है वो कुछ टाइप्स का हो सकता है, जैसे इंटेंशन हो गया, नॉलेज हो गया, एट्सेट्रा। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं और एक ऑफेंस में कई बार काफ़ी टाइप के मेंस रियाज हो सकते हैं। इसीलिए इसे प्लूरल कॉन्टेक्स्ट देने के लिए इसे मेंस रिया कहा गया। और अगर हम एक्टिस रियस की बात करें तो रियस यहाँ पे एक सिंगुलर वर्ड है, क्योंकि जनरली किसी ऑफेंस के अंदर एक ही पनिशेबल एक्ट होता है या फिर कॉन्सिक्वेंस होता है, और यही कारण है कि मेंस रिया कहा गया और एक्टिस रियस कहा गया। और इसी के साथ हमने मेंस रिया के पूरे कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया है। अब हम समझेंगे क्रिमिनल लाइबिलिटी के कंसेप्ट को। देखिए, एक लैटिन मैक्सिम है जो कि कहती है एक्टस नॉन फेसिट रियम नीसी मेंस सिट रिया। इसका मतलब होता है कि एन एक्ट कैनॉट बी गिल्टी विदाउट अ गिल्टी माइंड। मतलब एक एक्ट अपने आप में गिल्टी नहीं हो सकता अनलेस आपके पास उसका एक गिल्टी माइंड हो, आपका कोई इंटेंशन हो, नॉलेज हो या रीज़न टू बिलीव हो उस एक्ट के पीछे। अब ये जो मैक्सिम है ये यूनिवर्सल नहीं है। ये जो मैक्सिम है ये सिर्फ और सिर्फ फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी के ऊपर एप्लीकेबल है। और फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी के नाम से ही आप समझ गए होंगे, ऐसी लाइबिलिटी जिसके अंदर आपकी फॉल्ट हो, आपकी गलती हो, मतलब जिसके अंदर एक्टिस रियस के साथ साथ आपको मेंस रिया भी प्रूव करना पड़े। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि ज़रूरी नहीं है फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी ही हर केस में अप्लीकेबल हो, या फिर जो ये मैक्सिम है ये हर केस में अप्लीकेबल हो। कई जगह पे नो फॉल्ट लाइबिलिटी भी अराइज हो जाती है, जहाँ पे सिर्फ एक्टिस रियस ही प्रूव करना काफ़ी होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रेप का ऑफेंस हो गया, यहाँ पे सिर्फ जो एक्टिस रियस है वही प्रूव करना एनफ है, आपको मेंस रिया प्रूव करने की कोई नीड नहीं है। तो फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी कौन सी हुई? जहाँ पे आपको एक्टिस रियस प्लस मेंस रिया दोनों प्रूव करना पड़े। और नो फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी कौन सी हुई? जहाँ पे आपको सिर्फ एक्टिस रियस प्रूव करना काफ़ी हो, एनफ हो। लेकिन इन दोनों से अलग एक थर्ड टाइप की लाइबिलिटी भी होती है जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ मेंस रिया ही प्रूव करना एनफ होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस। और इसी के साथ आज का जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट होता है। आज की वीडियो में हमने लॉ के बिहेवियर को देखा, क्राइम एंड मोरालिटी के रिलेशनशिप को देखा, कल्पेबिलिटी एंड लाइबिलिटी के रिलेशनशिप को देखा, क्राइम के कुछ एलिमेंट्स को देखा, एक्टिस रियस, कॉजैलिटी लिंक और मेंस रिया को अच्छे से समझा, और लास्ट में हमने क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ के भी कुछ टाइप्स देखे। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ में।